बीपीएससी शिक्षक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। इस श्रृंखला के 11वीं कड़ी के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। 25 प्रश्न हैं और 25 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे समक्ष जो टीम बैठी है, हम चाहेंगे कि आप अपने नाम को खुद ही कहें तो ज़्यादा अच्छा। मैं सुधीर कुमार। मैं अमरनाथ कुमार जी। मेरा नाम सबनम कुमार है। सबनम, किरण, प्रियंका। सबसे पहले आप सबों को यहाँ आने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ परीक्षा जो आपकी आने वाली है वह बहुत बेहतर हो, इसकी शुभकामना देते हैं। सवाल जिस विषय से हैं उसको स्पष्ट कर दें। भारत की अर्थव्यवस्था से हैं, पता ही होगा आपको, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है जी। और ये कोशिश की गई है कि एक क्वेश्चन जो अंडर 10 एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है उसको ही ध्यान में रखा गया है। तो अपेक्षा है कि आपकी तैयारी में हमारा यह प्रयास, वही गिलहरी प्रयास कहते हैं जिसको, वो गिलहरी प्रयास सिद्ध होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पहला सवाल आपके लिए है। एक प्रक्रिया अर्थशास्त्र में है आगत को यानी कि इनपुट को निर्गत यानी आउटपुट में बदल देना। तो इनपुट को आउटपुट में जो बदला जाता है, आगत को निर्गत में बदला जाता है, अर्थशास्त्र की भाषा में इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके लिए: उपभोग, विनिमय, उत्पादन। इनमें से कुछ नहीं। उत्पादन यानी इनपुट को आउटपुट में निकालना उत्पादन कहलाता है। अच्छा, उपभोग भी समझते हैं? जी। क्या होता है? उत्पादन का उपयोग, जो भी आप उत्पादित करते हैं, उत्पादित वस्तु का उपयोग करना, ये उपभोग हो गया। और विनिमय का अभिप्राय? विनिमय आगत निर्गत जो भी लेन देन होता है वो, यानी विनिमय का अर्थ हो गया लेन देन, उपभोग का अर्थ हो गया उपयोग कर लेना, और आगत का निर्गत में प्रयोग करना उत्पादन करना। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा कि इसके प्रायः 10th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते होंगे कि इसके 3 क्षेत्र होते थे: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र में इसके क्षेत्रों को थोड़ा परिमार्जित कर दिया गया है और अब वो 5 क्षेत्र हो गए हैं। इनमें से तृतीयक क्षेत्र जो सेवा का क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा का क्षेत्र है। निम्न में से कौन उसके अंतर्गत आता है? निर्माण, वानिकी, बीमा। इनमें से सभी बीमा आता है। अब वानिकी को, पशुपालन को, इसको किस में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। यानी जो सीधे नेचर से जो प्राप्त हो जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, और उसका जब आप उपयोग दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो जीवन की आधारभूत चीज़ें हैं वो प्राथमिक में आ गए। वो बिल्कुल प्राथमिक चीज़ है, इसीलिए प्राथमिक में आ गए। और सेवा के क्षेत्र में जब आप आ जाते हैं तो तृतीय क्षेत्र। चलिए, और जितने भी विनिर्माण उद्योग होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट से शिक्षा वगैरह, किसी चीज़ को जमीन से या कहीं से निकाल कर हम संसाधित करके अन्य उपयोग के लिए उसे उपयोगी बनाते हैं, तो वो विनिर्माण में आता है, और इसको द्वितीयक यानी निर्माण के बाद ओकरों से विशेष निर्माण। करेक्ट आंसर है। आपने एक सुना होगा, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ, है ना? सुने हैं ना एडम स्मिथ का? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की पुस्तक, उनके द्वारा जो लिखी गई, वो अर्थशास्त्र की बहुत प्रामाणिक पुस्तक भी कही जाती है। पहली प्रामाणिक पुस्तक है। हम पुस्तक का कुछ नाम ले रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत। दूसरा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और तीसरा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ऑप्शन बी, एन इंक्वायरी ऑफ द an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation। यानी शॉर्टकट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, यानी सामान्य शब्दों में कह सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, है ना? राष्ट्र का धन। इसके लिखने की ये पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
आप ये बता सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किसने लिखा है? मार्शल ने जी। मार्शल ने लिखा है। करेक्ट आंसर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, रॉबिन्स ने लिखा है। और एक सवाल और है आपसे, एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1776, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम वाला वर्ष, वही ना? बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है जो चौथा क्वेश्चन होगा आपके लिए, आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत हुई। पहले तो उसे केवल और इसको ज़्यादा महत्व तो नहीं समझा दिया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय आय का लेखा तैयार होना शुरू हुआ। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा तैयार करने की शुरुआत करने का श्रेय अर्थात उसके जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। पहला सवाल, पहला विकल्प आपके लिए दादा भाई नौरोजी, है ना? भारत के कहे जाते हैं वृद्ध पितामह, है ना? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं है? नहीं। अच्छा, ये नहीं है ना? नहीं। VKRV राव, अच्छा इस पर विचार करेंगे। प्रोफेसर PC महालनोबिस और साइमन कुजनेट्स। VKRV राव जी, इनको ही कहा जाता है आय लेखा प्रणाली का जनक। करेक्ट आंसर है, आपने सही उत्तर दिया है। तो इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना शुरू की थी, इसलिए VKRV राव को इसका जनक समझा जाता है। 1931-32 में इन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की। और गौरतलब वो एक क्वेश्चन बराबर कहा जाता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो आता है दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन, जो कंपनी एंड क्राउन दोनों शासन में किस प्रकार से भारत को खोखला किया जा रहा है और यहाँ से पूरे के पूरे जो संपदा है इसको उठा करके लंदन में भेजा जा रहा है, इंग्लैंड भेजा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने 1863 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किया। और वही PC महालनोबिस को कौन नहीं जान भला भूलेगा, भारतीय लोगों कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे जी। आज़ादी के बाद 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति जो गठित की गई उसके अध्यक्ष थे। और मैं ध्यान देने वाली बात है, इनके ही परामर्श से राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग ने काम करना शुरू किया था और इनके ही परामर्श से सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। तो गौरतलब वो इनका जो जन्मदिन है 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अच्छा ये बता सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 54 में हुई थी और 55 से काम करना शुरू हुआ था। 1954 में घोषणा की हुई थी और 55 में काम करना शुरू हुआ। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बदले केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के बदले अभी जो हमने कहा तो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग था। CSO के जगह NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कब आया? 2000 में करेक्ट आंसर है। और उसके जगह पर अभी जो काम करता है उसका नाम पूर्णकालिक आयोग। हाँ, ये कब आया? 2005 में आया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, आपके लिए क्वेश्चन है किससे, अगला 5वां सवाल आपके, निम्न में किस पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल है? हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार है? ऑप्शन है आपके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। प्रथम जी। अच्छा चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू हुई कब हुई बता सकते? 51 से 56 करेक्ट आंसर है। इसका लक्ष्य भी बता सकते हो, उद्देश्य क्या था? कृषि पर प्राथमिकता, इसको कृषि पर नहीं गई क्योंकि उस समय तक भारत बिल्कुल जो निर्भर था वो कृषि पर ही था। तो पहले सोचा गया कि कृषि को ही थोड़ा सा गठित हुई, उन्होंने कहा कि पहले इसे ही मजबूत किया, लेकिन 5 साल बाद ये भी सोच लिया गया कि खाली कृषि से कुछ होने वाला नहीं, इसके साथ साथ उद्योग धंधे और द्वितीय में योजनाकार आ गए PC महालनोबिस साहब और उन्होंने भारी उद्योग और खनिज को कृषि के साथ प्रोत्साहन किया। तृतीय में कृषि और दोनों को जोड़ दिया गया। चलिए
भारत में 2012 से 17 के बाद पंचवर्षीय योजना काम नहीं कर रही है, तो हम लोग समझ जानते ही हो नहीं। चलिए छठा सवाल आपके लिए। अब तक 5 के 5 सवाल का सही उत्तर दिया है। छठा सवाल आपके लिए है। योजना अभी हम लोग पढ़ रहे, जस्ट पीछे जो आपने कहा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, तो पंचवर्षीय योजना के बीच में एक ऐसा भी अवसर आया जब पंचवर्षीय योजना को रोकना था। आपको वही बताना है। उस अवधि को कहा जाता है योजना अवकाश। क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। यानी योजना चल रहा था पंचवर्षीय योजना, वो छुट्टी पे चला गया। तो योजना अवकाश किस समय से किस समय की, यानी उसकी अवधि क्या रहेगी? ऑप्शन आपके लिए 1966 से 1967, 1966 से 1970, 1966 से 1969 और 1969 से 1974। 1966 से 66 66 से 69। पक्का ना? पक्का। करेक्ट आंसर है। 66 से 69 में हुआ क्या था कि भारत पे दो युद्ध हो गए थे। उसके बाद उत्तर भारत में भयानक अकाल पड़ गया था, इसलिए 5 सालों की योजना संभव नहीं नजर आ रही थी, इसलिए एक वर्ष की योजना लाई गई और इसलिए इसका नाम रख दिया गया योजना अवकाश। चलिए 69 से 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य रखा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी उन्मूलन को अपना लक्ष्य रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ये आया था। और सवाल नंबर 7वां है, आपको बताना है NDC राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद की इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इनमें से सभी माना तो एक तो BPSC के तर्ज पर इनमें से या तो सभी न तो इनमें से कोई, या तो सभी इनमें से भी है। तो या तो सभी इनमें से कोई नहीं। पहले से इनमें से सभी हम BPSC थोड़े, उपरोक्त सभी। हमें आपको बताना है कि इनमें से क्या सभी सभी ना, कोई नहीं ना, ऐसा नहीं ना, सभी। चलिए ठीक है, ये बचा के रखिए, वहाँ काम देगा आपको। सभी इनमें से कोई नहीं का। अगला सवाल आपसे एक मैचिंग है, आपको बताना है इनमें से कौन मैच सही नहीं है। ठीक है, योजना बताएंगे और आरंभ होने की तिथि बताएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 20 जुलाई 2016। ये गलत है, डी नंबर। आजीविका वो 2017 होगा उसका, यानी वो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 16 न हो के 17 होगा। तारीख वही है 20 जुलाई 2017। 20 जुलाई 2017 जी। पहला ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007 सही है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना 9 मई 2015 सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 जी सही। करेक्ट हैं आप। देखिए आप लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं कि शहर से? पहले ये भी सुनिश्चित कर लें। गाँव से। अच्छा, गांव से बिलोंग्स करते हैं तो कभी आपने आपके गांव घर में ऐसा कोई कार्य ऐसा काम होते देखा है जिसमें लिखा होगा मनरेगा? जी। हाँ, मनरेगा के तहत काम होते हुए देखे हैं? मनरेगा MNREGA। चलिए, तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, चलिए पहले इसका नाम सीधे था राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार गारंटी योजना, नरेगा था, बाद में जोड़ दिया गया मनरेगा। आपको बताना ये है कि मनरेगा किस वर्ष लाया गया, यानी नरेगा मनरेगा कब हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए। शुरू करें ना जी। 15 अगस्त 2018 ईस्वी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, 25 सितंबर 2014 को मोदी जी के द्वारा, 2 फरवरी 2006 को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा, अप्रैल 1989 ईस्वी में आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी वो नरेगा के लिए 2 फरवरी इसका मेन उत्तर है 6।
और उसके लिए मनमोहन 2000 सिंह जी मनमोहन सिंह, और मनमोहन 2009 में मनरेगा कर दिया, नरेगा को मनरेगा कर दिया गया 2009 में, और 6 आया था नरेगा के लिए, जो शुरू हुआ 5 में किसका? एक्ट बन गया था और हाँ। 6 से वो लागू हो गया। यानी मनरेगा अधिनियम नरेगा अधिनियम आया 5 में, नरेगा के रूप में आया 2 फरवरी 2006 में, और मनरेगा बन गया 2009 में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो जवाहर रोजगार GRY योजना ये भी लिखल हो कहते हैं कि पुल बराबर बनता था इससे। चलिए, 25 सितंबर 2014 से भी एक भारत में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी, बता सकते हैं? 25 सितंबर 2014 मेड इन इंडिया, मेक इन मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेड इन नहीं ना, मेक इन मेक इन इंडिया। जी। हाँ, भारत में निर्माण करो। भारत में बनाओ। ठीक है, भारत में बनाओ, बिल्कुल सही है। और 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी। चलिए, अगला सवाल आपसे है, 10वां क्वेश्चन होगा, औद्योगिक रुग्णता से यानी औद्योगिक बीमारी, भारत में औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति थी जिसने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश किया कि कैसे हमारा उद्योग धंधा रोग युक्त हो चुका है। ऑप्शन आपके लिए तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, बालकृष्ण इराडी समिति, इनमें से सभी। तिवारी, गोस्वामी, बालकृष्ण इराडी सब। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तिवारी समिति कब आया था? 1981 में, और गोस्वामी समिति 1992 में, और बालकृष्ण इराडी 2000 में। चलिए, भारत की कंपनियां जो होती है उसको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न ऐसे रत्नों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान में उसकी संख्या 13 है। अभी जब हम लोग अभी 13 हो गया वो महारत्न कंपनियों की संख्या करंट में, अभी जो हमारा वर्ष 23 में 23 के जुलाई में तक उसके आंकड़े 13। गाड़ी से जुड़ा है सुन। हाँ, बारह को बताए नहीं, वो उसकी पूरी संख्या 13 होती है। और आपको बताना है कि इनमें से एक कंपनी है, किस कंपनी की यानी किस महारत्न कंपनी की स्थापना हुई थी 1964 में? ऑप्शन आपके लिए, 1964 में किस महारत्न कंपनी की स्थापना है? जो महारत्न कंपनी में शामिल है IOC, NTPC, ONGC और सेल। IOC का पूरा नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नहीं, करेक्ट आंसर है। इसमें से बता सकते हैं NTPC ये भी है, कब स्थापित हुआ? 1975। ONGC ये आपका हो जाएगा 1964, नहीं 64, ONGC 56। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। थोड़ा इससे हट करके पूछते हैं क्वेश्चन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या मीथेन होगा। मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अच्छी तैयारी है, सोच लो, नहीं तो बिना मतलब के क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं। पूछ लें आगे, पूछिए। अच्छा, पूछ लेते हैं। हाँ, थोड़ा हट करके था, उसको भी आपने बता दिया। मीथेन का जानते हैं ना कि जी कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त इन लगा ले इसलिए जी। CH4 का सर। चलिए, किस उत्पाद का लघु निर्गत विकास केंद्र, लघु निर्गत विकास, सॉरी लघु निर्यात विकास केंद्र नागपुर में है? लघु निर्यात विकास केंद्र उत्पाद का नाम हम बोलेंगे आपको। और मछली, चमड़ा, मशीन उपकरण, हस्त उपकरण, हाथ से बनाए उपकरण का करेक्ट आंसर है। चमड़ा का बता सकते हैं? जी, रानीपत अमूर में। और मछली का? मशीन का? बटाला। चलिए, भारत में निर्मित होने वाला, भारत में निर्मित नहीं बल्कि भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जी। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। जी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ना। कब स्थापित हुआ? 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ। नहीं, ये भी आप सही बताया, किसके द्वारा स्थापित हुआ? कंपनी एंड
अलेक्जेंडर और कंपनी द्वारा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, करेक्ट आंसर है। वाह, क्या बात है। अब भारत में निर्मित पक्का कंप्लीट भारतीय बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, कब? 1894। 1894 ईस्वी, करेक्ट आंसर। जब जिस दर पर अपना केंद्रीय बैंक तो जानते होंगे कौन है? RBI। और अन्य जो बैंक बचे वो व्यावसायिक और व्यापारिक बैंक हैं। आपको बताना है जिस दर पर सार्वजनिक बैंक या निजी बैंक अल्प अवधि के लिए रिजर्व बैंक को उधार दे, रिजर्व बैंक से उधार लेता है, ध्यान में सुनिए। सार्वजनिक बैंक या निजी बैंक RBI से, अपने यानी केंद्रीय बैंक से जिस दर पर उधार लेता है उसको क्या कहते हैं? समझ रहे हैं ना? अच्छा, आंसर ही बता दिए सर, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी से जुड़ा है। अगर यही पलट गए ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी को पलट देते हैं। आपको बताना है कि अगर अपने ऊपरी मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पैसा जमा हो गया, इसको जिस रेट पर सार्वजनिक बैंक या निजी बैंक अपने केंद्रीय बैंक को देता है, जमा करता है अतिरिक्त पैसे को अल्पावधि के लिए, अथवा दूसरे शब्दों में RBI को जरूरत पड़ गया तो अपने अधीनस्थ बैंकों से, सार्वजनिक बैंकों से या निजी बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो, उल्टा हो गया। अच्छा, पहले जानते हैं, अभी थोड़ा सा हालांकि ये नहीं रह गया है, लेकिन एक बात तो पहले ध्यान में रखना है कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट सदैव कम होता है। ठीक है, रेपो ज़्यादा होगा और रिवर्स रेपो कम होगा। लेकिन पहले क्या था, कंडीशन तय था कि पहले 1% कम होता था। अब ऐसा कोई परसेंटेज तय नहीं है कि ये जो है सो 1% कम होगा। ठीक है, मतलब वो नहीं, बेसी भी नहीं होगा, होना तो कम ही है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि 1% होगा। पहले एकदम था कि 1% ही कम होगा। डिफरेंस जो होगा दोनों का वो 1% ही होता था, याद करने में सुविधा होती थी। अगर 4.5% अगर रेपो है तो 3.5 आप कह लीजिए, लेकिन अब ऐसी तरह की नहीं। एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक अपने जमाओं पर एक निर्धारित परसेंटेज सदैव अपने पास रखती है, उसको क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, करेक्ट आंसर है ना। चलिए, SBI भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, SBI और जानते ही होंगे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, एक ऐसा बैंक है जिसकी शाखा विदेशों में। तो SBI के सहायक बैंक 5 थे, इन 5 बैंकों का विलय कर दिया गया SBI। आपको बताना है वो वर्ष और तिथि कौन सी थी जब उसके सारे बैंक, 5 बैंक विलय हो गए। किसमें? SBI में। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2019, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? 2017 है, 1 अप्रैल ही है, 17 में करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक सवाल है आपसे है, आप बता सकते हैं कि ये 5 बैंक कौन कौन थे? जी, त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर, पाटियाला, हाँ, बीकानेर एंड जयपुर, पाटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, और सब में लगल था SB, यानी स्टेट बैंक। सबके इतने नामों से स्टेट बैंक चल रहे थे, अभी सबको कह दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी हम भी अपनी ओर से साझा करते हैं कि SBI का भी जब गठन हुआ तो शुरुआती में इसका नाम SBI नहीं था, इंपीरियल बैंक था, और इसका भी गठन एक विलय से हुआ। जब कंपनी शासन था और उस समय कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंकों का निर्माण किया था, 3 प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में। और ये बैंक कहलाते थे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों के विलय से बना इंपीरियल बैंक 1921 ईस्वी में। और जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, बता सकते हैं राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में। तब इसका नाम हो गया क्या? SBI। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब? RBI भी जब बना था ना तो पहले राष्ट्रीयकृत नहीं था, है ना, वो भी राष्ट्रीयकृत हुआ बाद में, और SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे है, बैंकिंग सेवा क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति में कौन सी समिति है 2007 में गठित की गई थी?
जो हम अभी बोलेंगे उसमें से 2007 में गठित समिति कौन सी थी? खन्ना समिति, दीपक पारिक समिति, सुब्बा राव समिति, गायपोरिया समिति। दीपक पारिक समिति। दीपक पारिक समिति करेक्ट आंसर है। एक सवाल है यहाँ पर, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है गायपोरिया समिति के बारे में। गायपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से है। बैंकिंग में किससे? ग्राहक सेवा में सुधार 1991 में गठित हुआ और मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने के लिए सुब्बा राव समिति थी। और अभी आपने जो दीपक पारिक समिति कहा है वो आधारिक संरचना के वित्तीय समिति मामले में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। अगला सवाल आपसे है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जर्मनी का है? नाम सुने हैं ना स्टॉक एक्सचेंज? मैथ में भी सुने होंगे, शेयर मार्केट वाला ना। हाँ, जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है SLP, बोवेस्पा, फ्रैंकफर्ट MDAX, नासडाक, फ्रैंकफर्ट MDAX, हाँ। और नासडाक कहाँ का है? अमेरिका। बोवेस्पा ब्राजील का। SLP कनाडा। करेक्ट आंसर है। भारत में अब चलता है GST, जानते हैं ना? जी। अच्छा, तो भारत में जो कर थे उसको पहले केंद्रीय सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, फिर प्रत्यक्ष करते हैं, परोक्ष करते हैं ना। तो इसमें से एक आपको बताना है जो हम अभी बोलेंगे, उसमें से कौन ऐसा है जो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित, मतलब केंद्र सरकार द्वारा वो अध्यारोपित होता है, यानी उसका आरोपण करता है केंद्र सरकार और वो प्रत्यक्ष करके हिस्से में आता है। यानी प्रत्यक्ष कर है केंद्रीय। ऑप्शन आपके लिए सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी आयकर है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये बता सकते हैं भू राजस्व किस सरकार के अंतर्गत आएगा? राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। और ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा या परोक्ष कर का? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अभी तो अब मतलब चल रहा है GST ना। अभी अब उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करते हैं। और GST लागू होने का वर्ष बता सकते हैं? जी, 2017 से। जी। चलिए, अगला सवाल है 19वां आपसे। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, क्वेश्चन सुन ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, जेम्स विल्सन ने, सन्मुखम चेट्टी ने। सन्मुखम चेट्टी इन्होंने ही किया। वित्त मंत्री थे क्या? जी। करेक्ट आंसर है। पहले ताली बजा लेना। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब बता सकते हैं भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? विल्सन ने किया था। कब? 1864 या 60। 64 या 60 में से एक ही को ना होगा। कोनो 64 या 60 में तो 4 साल है। 1860। 13 फरवरी। जी, 13 फरवरी 1860। सबसे अधिक बार भारत में बजट पेश करने का कीर्तिमान मोरारजी देसाई का। और सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो PM हो रहे थे अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और उन्हें प्रथम बार करने का मौका मिला। 1959 में उन्होंने ऐसा किया था। और 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम चेट्टी ने इसको पेश किया। चलिए, अभी देश में पेंशन योजना को लेकर के एक योजना सेना के क्षेत्र में खासकर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की गई और उस पर एक समिति ने विशेष रूप से समिति गठित की गई थी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। कौन सी कमेटी थी? KN काबरा, किरीट पारेख, T कन्नन समिति, चंद्रशेखर समिति। काबरा समिति का रिश्ता किससे है? काबरा फ्यूचर ट्रेडिंग से। गुड। और किरीट पारेख समिति का पेट्रोलियम उत्पादन। और T कन्नन समिति का कपड़ा से। करेक्ट आंसर है। और 21वां सवाल आपके लिए है। वैट नाम सुने? वैल्यू एडेड टैक्स।
मूल्य वर्धित कर लगाने वाला पहला राज्य था हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। हरियाणा करेक्ट। अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा का 2004 और तमिलनाडु 2007 में। लक्षद्वीप इसमें तो है ही नहीं। इसमें है नहीं है, इसमें टैक्स नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ 22वां क्वेश्चन आपके लिए है। आपके जो हिस्से में 25 प्रश्न आने थे उसके 22वें हैं। 1994 में भारत में कौन सी सेवा शुरू की गई थी, है ना, जिस पर सेवा कर लगाया गया था? यानी कौन सी सेवा, थोड़ा क्वेश्चन को संशोधित कर लेते हैं। कौन सी सेवा शुरू नहीं की गई थी, मतलब कौन सी सेवा थी जिस पर सेवा कर लगाया गया था? क्वेश्चन को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं दोबारा से। 1994 ईस्वी में किन सेवाओं पर पहली बार सेवा कर लगाया गया था? किस सेवा पर? टेलीफोन सेवा पर, बीमा सेवा पर, शेयर बाजार पर? तीनों पर, यानी ऑल ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये सेवा कर लगाने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? चलैया समिति ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेवा कर को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन? 88वां संविधान संशोधन द्वारा, करेक्ट आंसर है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। देखें कभी क्या? हाँ, बहुत प्रचलित में है। स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू की? इसकी शुरुआत हुई 2019, 2014 के अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर 2014, 9 मई 2014 और 25 जून 2015। एक बार और से ऑप्शन सुन लें। 2019, 2 अक्टूबर 2014, 9 मई 2014 और 25 जून 2015। 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती। अब महात्मा गांधी की जयंती पर ही लक्ष्य भी रखा गया था कि हम पूरा 2019 में लक्ष्य पूरा कर लेंगे का लक्ष्य। हाँ, समझ गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और 24वां सवाल आपके लिए है। मानव विकास सूचकांक की कल्पना करने वाले अर्थशास्त्री निम्न में से थे? मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, एडम स्मिथ, महबूब उल हक, GM मायर, इनमें से कोई? महबूब उल हक किस देश के? पाकिस्तान के। करेक्ट आंसर। अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब चर्चा पीछे किए थे जिसमें था एक योजना अवकाश। अब उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपसे। एक वक्त आया जब एक अनवरत योजना शुरू की गई, रोलिंग प्लानिंग। तो आपको बताना ये है कि रोलिंग प्लानिंग जो शुरू की गई थी वह किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया? रोलिंग प्लानिंग को किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया? अनवरत योजना को। ऑप्शन आपके लिए 5वीं, 7वीं, 6ठी, इनमें से कोई नहीं। 6वीं के द्वारा समाप्त। छठी ना? छठी के द्वारा समाप्त। और ये 5वीं के बाद लागू हुई थी। 5वीं 1974 से 79 होना चाहिए था, लेकिन 1977 में एक सरकार आती है, नई सरकार आती है जनता पार्टी की। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5वें पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त करते हुए 78 से रोलिंग प्लान की शुरुआत किया। 80 में फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी आती है, प्रधानमंत्री बनती है, और उन्होंने फिर से क्या किया? रोलिंग प्लान को ख़त्म कर दिया और क्या कर दिया? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दिया। 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना थी। आपने 25 प्रश्नों का उत्तर दिया और काफ़ी इसके साथ साथ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए हैं। बहुत ही अच्छी आप लोगों की तैयारी है। अपेक्षा है कि आपके परिणाम जितनी अच्छी तैयारी है उससे थोड़ा सा अच्छा।
और कहीं ज़्यादा अच्छा हो गड़बड़ा गया, यानी जितनी तैयारी उसे और बहुत बहुत अच्छा। जी हाँ जी चलिए, बचे दिनों में तैयारी भी बहुत बहुत अच्छा हो जाए, यानी जितना अच्छा है उससे बहुत बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो, और जितनी अच्छी तैयारी हो उससे बहुत 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 बेहतर परिणाम हो। तमाम आपको शुभकामनाओं के साथ हमारे यहाँ आप यहाँ आए, क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद।